क्या आप जानते हैं कि हम सभी मानव को जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ये महत्वपूर्ण चीज़ है ऑक्सीजन और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। हमारा पूरा शरीर कोशिका यानी सेल से बना होता है और इन कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स आदि की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन भोजन यानी खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करता है और इस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के कोशिका द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। अब तक हमने जाना कि ऑक्सीजन सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है। अब हम समझेंगे कि ऑक्सीजन शरीर में क्या करता है। देखिए, जब हमने भोजन किया तो वही भोजन पचकर बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया। अगर वही भोजन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेगा तो हमारे बॉडी में मौजूद ये जो सेल्स हैं उसे ये कभी ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और हमें कभी भी एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसा ही होता है जब फूड के डाइजेशन के बाद ग्लूकोज हमारे सेल में पहुंचता है बहुत ही छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल के रूप में, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन होता है और ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और इसी के लिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर एनर्जी बनाने के लिए ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है हमें। चलिए शॉर्ट में ही लेकिन एक बहुत ही प्रभावी तरीके से हम ये जानकारी ले लेते हैं कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता क्या है, जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे शरीर में जाकर करता क्या है। ग्लूकोज का टूटकर एनर्जी में कन्वर्ट होने का ये प्रोसेस कुल 4 चरणों में होता है। देखिए, जैसे ही भोजन से पचकर ग्लूकोज हमारे सेल पर पहुंचता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही 6 कार्बन एटम वाला ग्लूकोज टूटकर 3 कार्बन के अणु वाले पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में बदल जाता है। पाइरुवेट एक प्रकार का केमिकल ही है। इसी ग्लूकोज के टूटने में 2 एटीपी ऊर्जा और 2 इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल NADH जनरेट भी होता है। ये NADH मॉलिक्यूल ही आगे चलकर हमारे शरीर में एनर्जी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। बस आप देखते जाइए। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे शरीर में ऊर्जा की करेंसी होती है। इसी एटीपी के टूटने पर ही एनर्जी जनरेट होती है और हम कोई काम कर पाते हैं, चलना बोलना या कुछ भी हम कर पाते हैं। और इसी तरीके से ग्लूकोज का टूटकर पाइरुवेट में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये पहला चरण है और इसी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद हमें ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन ही आगे चलकर इन मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करेगा तभी ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। पहले चरण के बाद अब दूसरा चरण शुरू होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, जिसमें पाइरुवेट के ये दोनों अणु अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, जहां पर पाइरुवेट का ऑक्सीडाइजेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसे कहते हैं पाइरुवेट ऑक्सीडेशन। इसमें पाइरुवेट के अणु एसिटिल कोए के अणु में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस में कार्बन लॉस्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और इलेक्ट्रॉन एटम से निकलकर NADH के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं। ये NADH एक कोएंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है ग्लूकोज के। देखिए, उसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन का तीसरा चरण चालू होता है, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसमें एसिटिल कोए का मॉलिक्यूल बहुत सारे कंपाउंड के साथ क्रिया करके लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में बनाता है और इस पूरे प्रोसेस में NADH के कुल 8 अणु बनते हैं। FADH2 के 2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और कुल 2 ATP रिलीज होता है इस पूरे प्रोसेस में। और देखिए, ये जो NADH और FADH2 हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं। यही आगे चलकर हमें एनर्जी को प्राप्त करवाने वाले ATP मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करेंगे। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए, 3 चरणों के बाद हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का आखिरी चरण आता है और यही चरण सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन कहते हैं। जितने भी ये जो NADH और FADH2 मॉलिक्यूल बने हैं अब उनका यूज होगा और ATP अब जनरेट होगा। देखिए, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर होते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटीन चैनल्स ही होते हैं। क्या होता है कि ये जो NADH और FADH2 मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है
ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर से आकर जुड़ जाते हैं और जैसे ही ये जुड़े, ये चैनल्स माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से बाहर की ओर हाइड्रोजन आयन को पंप करने लगते हैं, मतलब प्रोटॉन को। और अंत में ये जो लास्ट वाला आप इलेक्ट्रॉन कैरियर देख रहे हैं, इसे कहते हैं एटीपी सिंथेज। इसी में आकर ये हाइड्रोजन आयन एटीपी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं और हमारे शरीर के लिए जो जरूरत होती है एनर्जी, वो एटीपी मॉलिक्यूल यहीं पर बनता है। एटीपी मॉलिक्यूल मतलब हमारे शरीर की बैटरी। इस पूरे प्रोसेस में नेट 32 से 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। इस पूरे सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से इस पूरे प्रोसेस में जो हाइड्रोजन आयन बचा हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वाटर बना लेता है, जिससे हमारे शरीर में ये जो यूरिनेशन के समय जो वेस्ट प्रोडक्ट वाटर बना है वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए, ये एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी कैसे बनाता है। ये एटीपी दरअसल एडीपी और फॉस्फेट मॉलिक्यूल में टूटकर एनर्जी जनरेट करता है, जिसके सहारे हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, आप कोई भी काम कर पाते हैं। मतलब जब एटीपी के बॉन्ड टूटते हैं तो इससे ढेर सारी एनर्जी बाहर निकलती है।